नमस्कार गाइस, मैं हूं अनिल कुमार सर और आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकृपा कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे गॉस के नियम का अनुप्रयोग कुल मिला के 6 हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम करेंगे पहले से। पहला यह है कि कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है तो उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यह पहला अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार हो और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक सीधा तार अनंत लंबाई का इस तरह से ले लेते हैं। ये सीधा तार है और ज्ञात रहे कि इसका जो रेखीय घनत्व है आवेश का वो लैम्डा है। ध्यान रहे, लैम्डा इसका रेखीय घनत्व है। इस सीधे तार में से हमें कुछ लंबाई जैसे यल कुछ लंबाई काट लेते हैं। इतने भाग ये अनंत लंबाई की है, कुछ लंबाई ले लेते हैं यल, और यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई एक पॉइंट चुन लेते हैं P। ये कोई पॉइंट P है और ये P बिंदु पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम करते क्या है कि ये जो r दूरी पर P बिंदु है, हम इसको ऊपर से नीचे तक एक सममित आकार देते हैं। सममित आकार ऐसे देते हैं कि ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये और ठीक ऊपर भी इसी तरह से ये ऐसे, और इसको मिला देते हैं। आप देखेंगे ये एक बेलन का निर्माण कर देगा। ये एक बेलन का निर्माण कर दिया दोस्तों, ये एक बेलन का निर्माण कर दिया। एक तरह से ये गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। गॉसियन पृष्ठ जो चारों ओर से बंद है और इस पृष्ठ की यहाँ से देख रहे हैं ये जैसे R है तो ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी बेलन की। एक बेलन का जो निर्माण हुआ ये सममित है, सिमेट्रिक है। जितना भाग इधर है उतना ही भाग ठीक इधर भी है। तो इस तरह से ये आपका एक बेलन का निर्माण कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस पे जो पॉइंट P लिए हैं इस पे एक क्षेत्रफल अवयव dA चुनेंगे। क्षेत्रफल अवयव dA चुन लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव ये देखिए, क्षेत्रफल अवयव dA ये P बिंदु पे ही है। दोस्तों ध्यान रहे, इस आवेश के कारण इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी क्योंकि आवेश एक समान है, और तीव्रता जो तीव्रता होगी तो इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी और इसके ये आवेश के ठीक लंबवत होगी। ये आवेश आपका ऐसे रखा गया, इसके ठीक लंबवत, ये चारों दिशाओं में होगी, इधर भी होगी इधर भी होगी। मतलब एक तरह से ये जो बेलन बना हुआ है, ये बेलन इस तरह से मान लीजिए यल लंबाई का, तो ये इधर भी होगी इधर भी होगी इधर उधर, चारों तरफ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इसके बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होंगी। और दोस्तों यहीं पे P बिंदु हमने जो लिया है वहीं पे एक क्षेत्रफल अवयव dA चुन लेते हैं, और क्षेत्रफल अवयव जो dA है इससे निकलेगा कितना फ्लक्स, उसी का हम पहले आकलन कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्रफल अवयव dA है वो उसकी हमेशा क्षेत्रफल अवयव dA की जो दिशा होती है हमेशा वो पृष्ठ से लंबवत ही होती है।
ये पृष्ठ है इसका, तो इसके लंबवत हो गई। तो क्षेत्रफल अवयव डीए और वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता ई, दोनों की दिशाएं सेम है, एक ही दिशा में। तो इसके पहले हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि जो हमारा आवेश का जो रेखीय घनत्व था लेमडा, ये बराबर होता है Q अपान L के। ये स्टार्टिंग में ही हम जो इसको जो आवेश दिए थे चारों ओर इसके क्षेत्रफल पे, इस लंबाई की तार के क्षेत्रफल इस लंबाई पे जो है चारों ओर वितरित हो गया था। तो लेमडा बराबर Q अपान L वर्ग। तो यहाँ से हम Q का मान निकाल लेते हैं, Q बराबर लेमडा इंटू L, इसको नंबर 1 कर लेते हैं। इतना करने के बाद तब हम इस लंबे तार से r दूरी पर जाएंगे और क्षेत्रफल अवयव dA ले लेंगे और एक बिंदु पॉइंट पहले P चुनेंगे। P पे बंधु क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करनी है, तो उसके लिए क्षेत्रफल अवयव dA चुनेंगे और dA की दिशा और क्षेत्रफल ये जो बंधु क्षेत्र की जो तीव्रता है दोनों की दिशा एक ही है। तो हम सबसे पहले इस क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स निकलेगा उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर पूरे पृष्ठ से कितना निकलेगा वैद्युत फ्लक्स, उसका आकलन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो ये वैद्युत फ्लक्स आपका होगा, ये वैद्युत डी फाई होगा, डी फाई ई होगा। ये फाई ई तब होता है जब पूरे पृष्ठ के लिए होता है, लेकिन छोटे से भाग के लिए तो डी फाई ई हो गया। डी फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये बराबर होगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, उस हिसाब से ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा हुआ। तो ये डी फाई ई बराबर, देखिए कॉस थीटा जो क्षेत्रफल अवयव डीए है और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ई डी ए और cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये आपका ई डी ए हो गया। इसको नंबर 2 कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे cos 0 अंश का मान 1, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए हो गया। अब दोस्तों हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्षेत्रफल अवयव डीए से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो ई डीए है। तो पूरे बेलन में ध्यान रहे ये वक्र पृष्ठ है और इधर का 2 पृष्ठ और है। तो पूरे पहले ये वक्र पृष्ठ को हम ध्यान में रखेंगे, तो लिखेंगे पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई ई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका फाई ई के बराबर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रल कर सारी इंटीग्रेशन कर देते हैं, ई डी ए, यहाँ पे ए कर देते हैं, ए इसका एरिया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ई चूंकि सबके लिए समान है, इधर हर जगह ई समान है, तो ई को हम बाहर कर लेते हैं। सब में ई हर जगह हर बिंदु पे ई समान होगा, तो ई को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ए डी ए, ये बराबर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जो डी ए है ना, ये छोटा सा भाग है, लेकिन ये पूरा भाग आपका इसके वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों ये समाकलन है ए डी ए, तो डी ए छोटा सा भाग है, तो पूरे भाग के लिए इसका जो वक्र पृष्ठ बेलन का पूरा उसको हम ले लेंगे।
तो E और ये dA की जगह पे लिखेंगे 2 पाई r इंटू एल, क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों वो 2 पाई आर एल के बराबर होता है। देखिए जैसे ये बेलन है, ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये इसकी त्रिज्या है r, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी r, ये लंबाई है l और ये त्रिज्या होगी r। तो अगर हम इस त्रिज्या को यहाँ से खोल दें ये पूरा, तो परिधि बन जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको खोल देते हैं तो परिधि आप जानते हैं 2 पाई r, ये 2 पाई r के बराबर होगा। ये वाला भाग मुड़ा हुआ था, ऐसे था, तो ये 2 पाई r परिधि हो गया। ये वाला भाग जो है ये 2 पाई r परिधि हो गया और यल से गुणा कर देंगे। तो जो 2 पाई r परिधि है वो इस तरह से ये दोस्तों ये लंबाई बन गई और ये जो यल है वो चौड़ाई बन गई। तो ये 2 पाई r, ये भाग आपका 2 पाई r बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और ये यल है। तो इस हिसाब से 2 पाई आर यल बन गया ये बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर यल। तो यहाँ से हम पाते हैं फाई ए बराबर ए इंटू 2 पाई आर इंटू एल। इसको नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये वक्र पृष्ठ हमने पाया, लेकिन अभी एक पृष्ठ और बचा हुआ है, वो पृष्ठ है इन दोनों किनारों वाला। तो हम दोनों किनारों पे आके देखते हैं। इस पे अगर हम क्षेत्रफल अवयव डीए लेते हैं, ये क्षेत्रफल अवयव डीए है ये, तो डीए हमेशा दोस्तों लंबवत होता है पृष्ठ के। जो वेक्टर सदिश है क्षेत्रफल वेक्टर, वो डीए हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है। और वैद्युत क्षेत्र की इस पे दिशा जो है वो ई इस तरह से है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे कोण बन गया 90 डिग्री। तो अर्थात ये होगा कि जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों पर से गुजरने वाला फ्लक्स वो देख लेते हैं कितना है। पहले एक सिरे से फिर दूसरे सिरे से भी निकल जाएगा। दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स पहले मान लेते हैं क्षेत्रफल अवयव डीए है, और ये इसकी दिशा क्षेत्रफल वेक्टर की ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके ठीक बाहर की ओर है। दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हुआ है। तो दोस्तों देखना है कि ई डीए करेंगे तो ई डीए cos थीटा मिलेगा, फिर cos 90 हो जाएगा। cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो संपूर्ण फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा 0। यानी इस वाले भाग से पूरे वाले भाग से और इस पूरे वाले भाग से सी किनारे पर से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ वाला ही फ्लक्स इससे होके गुजरेगा, न इधर से गुजरेगा और न ही इधर से गुजरेगा। तो जो कुल फ्लक्स है हमको जो मिल रहा है फाइनली, वो कुल वैद्युत फ्लक्स वो आपका यही है जो समीकरण 3 में दिखाया गया है। वो है फाई ए बराबर ए 2 पाई आर एल। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 3 तो आप डाले ही हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इस फाई ई में ई इंटू 2 पाई आर एल है, लेकिन ये जो हमने पाया है ये क्षेत्रफल अवयव से लेकर के हम निकाल करके कि देखें कैसे ये निकल रहा है। क्षेत्रफल अवयव के माध्यम से छोटा छोटा भाग ले करके फिर पूरे भाग से कैसे फ्लक्स निकला है। अब हम इसको गॉस के प्रमेय से निकाल के देख लेते हैं। तो गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ, जैसे ये गॉसियन पृष्ठ है, इससे जो निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स है फाई ए, वो इस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता
है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये फाई ई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे हम समीकरण 1 में चले जाते हैं, देखते हैं कि इस क्यू का मान यहाँ से लेमडा एल रखा जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से जो फाई ई का मान है वो आप लिख सकते हैं लेमडा एल, क्यू की जगह लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 4 कर लीजिए दोस्तों, और इसको समीकरण 5 कर लीजिए। समीकरण 4 और 5 एक ही है। समीकरण 4 और 5 से दोनों एक ही है। चाहे आप गॉस के प्रमेय से फ्लक्स पूरा निकालिए, चाहे क्षेत्रफल अवयव लेकर के फिर पूरे पृष्ठ का निकालिए, दोनों से सेम फ्लक्स निकलेंगे। तो इसलिए चौथा और पांचवा समीकरण भी एक ही रहेगा। हम दोनों की तुलना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 2 पाई आर इंटू एल। दोस्तों हमें ई निकालनी है तीव्रता, तो हम ई बराबर कर लेते हैं, बाकी सबको नीचे कर लेते हैं। तो ये हो गया लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर, एल से एल को काट लीजिए, एल से एल तो कॉमन दिख रहा है, कट जाएगा, एल हटा लेते हैं, 2 पाई आर, बस यहाँ एप्सिलॉन नॉट। इसको क्रम से कर लेते हैं, थोड़ा व्यवस्थित कर। ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये मिल गई हमारी तीव्रता। इस सीधे लंबे अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पा गया ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 का यहाँ गुणा कर दें, 2 का यहाँ गुणा कर दें, कोई अंतर नहीं होगा, जितना गुणा किया उतना भाग लगा दिए। तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया 2 लेमडा, नीचे हो गया आर। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको वेक्टर रूप में लिखना हो तो वेक्टर रूप में लिखेंगे, वेक्टर ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर इंटू आर कैप। आर कैप ये बता रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आर कैप है, एक अक्ष सदिश है, यानी ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आवेश से लंबवत होगी, ये बता रहा है, एक अक्ष सदिश है। तो दोस्तों इस तरह से हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है और बहुत ही अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप है। तो ये है आपका अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।